पिछले 12 घंटों में भारत को लेकर बहुत बड़ी बड़ी कंट्रोवर्सी सामने आ रही हैं और हैरानी वाली बात यह है कि इन सब के सेंटर में भारत और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी आ गए हैं। कौन से देश का फॉरेन मिनिस्टर भारत और यहाँ आकर वेस्ट बंगाल की विजिट करने वाला है? यूरोप में प्रधानमंत्री मोदी की विजिट के ऊपर कौन सी नई कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई है? एशिया के कौन से देश ने वहाँ के इलेक्शंस में भारत के नाम के ऊपर वोट मांगे जा रहे हैं? और बांग्लादेश में इंडियन एम्बेसी में कौन सी घटना हुई है? देश और दुनिया से संबंधित काफी सारी इंपॉर्टेंट न्यूज आ रही हैं जो कोई भी न्यूज चैनल कवर नहीं कर रहा है, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका और भारत को लेकर। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज निकल कर आ रही है कि अमेरिका ने अपने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो की भारत यात्रा की अनाउंसमेंट कर दी है। व्हाइट हाउस की प्रेस रिलीज के अकॉर्डिंग अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो की भारत यात्रा 23 मई से लेकर 26 मई तक की होगी, यानी इनका 4 दिन का भारत का दौरा होगा। इस विजिट में मार्को रूबियो राजधानी दिल्ली, आगरा, जयपुर और कोलकाता विजिट करेंगे, यानी टोटल 4 सिटीज को कवर करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट बात, यहाँ पर वेस्ट बंगाल के कोलकाता का नाम है, जहाँ पर रिसेंटली स्टेट इलेक्शंस के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और ममता बनर्जी की टीएमसी पार्टी बुरी तरह से इलेक्शन हार गई है। अमेरिका की प्रेस रिलीज में ये तो नहीं बताया गया है कि इन 4 सिटीज में क्या क्या प्रोग्राम है, केवल ये बताया गया है कि ये 4 सिटीज हैं जहां मार्को रूबियो विजिट करेंगे और एनर्जी, सिक्योरिटी, ट्रेड और डिफेंस के ऊपर इंडियन ऑफिशियल्स के साथ मीटिंग करेंगे। एक और बात नोट करने वाली ये भी है कि मार्को रूबियो की ये स्टैंड अलोन विजिट नहीं है। मार्को रूबियो पहले स्वीडन जाएंगे, जहां पर 22 मई को नाटो अलायंस के सभी देशों के फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग होगी, यानी नाटो के जितने भी कंट्रीज हैं उन सब कंट्रीज के फॉरेन मिनिस्टर स्वीडन में आ रहे हैं, वहां पर उनकी मीटिंग है। जिस तरह से भारत में ब्रिक्स देशों के फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग थी, उस मीटिंग को अटेंड करके मार्को रूबियो स्वीडन से सीधा भारत आएंगे और यहाँ से वापस अमेरिका जाएंगे। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और नॉर्वे को लेकर। न्यूज आ रही है कि प्रधानमंत्री मोदी के नॉर्वे पहुंचने के सेम दिन नॉर्वे के एक बहुत ही बड़े न्यूज़पेपर ने प्रधानमंत्री मोदी का ऐसा कार्टून पब्लिश किया है जिसने सोशल मीडिया के ऊपर भारत और नॉर्वे के बीच काफी बड़ी कंट्रोवर्सी खड़ी कर दी है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। ये जो आप कार्टून का पोस्टर देख रहे हैं, ये नॉर्वे के सबसे फेमस न्यूज़पेपर आफ्टन पोस्टर ने पब्लिश किया है, जिसमें 150 करोड़ आबादी वाले दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को एक सपेरे के स्टाइल में दिखाया गया है और सामने पेट्रोल पंप की पाइप को सांप की तरह डिपिक्ट किया गया है। इस पोस्टर के साथ नॉर्वे के सबसे बड़े न्यूज़पेपर ने हेडलाइन लिखी है, प्रधानमंत्री मोदी एक चालाक और इरिटेटिंग आदमी है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये कार्टून उसी दिन पब्लिश हुआ जब प्रधानमंत्री मोदी नॉर्वे विजिट के ऊपर गए हुए थे और इंडिया यूरोप रिलेशंस को और भी स्ट्रॉन्ग करने के ऊपर डिस्कशन चल रही थी। 43 सालों के बाद भारत का कोई प्राइम मिनिस्टर नॉर्वे आया था। पिछले सभी इंडियन प्राइम मिनिस्टर्स ने नॉर्वे को इग्नोर किया था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने नॉर्वे का इन्विटेशन एक्सेप्ट किया और जब प्रधानमंत्री मोदी इतने सालों के बाद नॉर्वे गए तो वहाँ के न्यूज़पेपर्स ने प्रधानमंत्री मोदी का कुछ ऐसे वेलकम किया। एक तरफ यूरोपियन यूनियन, वहाँ की कंट्रीज और वहाँ की सरकारें ओपनली भारत के साथ ट्रेड, टेक्नोलॉजी और डिफेंस के क्षेत्र में पार्टनरशिप को मजबूत करना चाहती हैं, क्योंकि आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से ग्रो करने वाली एक मेजर इकोनॉमी बन चुका है। प्रधानमंत्री मोदी के काम की तारीफ पूरी दुनिया में की जाती है, लेकिन दूसरी तरफ कुछ वेस्टर्न मीडिया चैनल्स अभी भी भारत को रिस्पेक्ट के साथ देखने की जगह पुराने कॉलोनियल माइंडसेट के साथ पोर्ट्रे करते हुए नजर आ रहे हैं। कार्टून में जो प्रधानमंत्री मोदी को सपेरा दिखाया गया है, ये पिछले कई दशकों से भारत की इमेज बनी हुई है। जिस समय भारत के ऊपर ब्रिटिश राज था, उस समय से भारत को इस तरह से दिखाया जाता था कि भारत सपेरों और सांपों का एक देश है, और जो पेट्रोल पंप की पाइप को सांप के रूप में दिखाया गया है, उसका सीधा कनेक्शन रशियन ऑयल के साथ है। यूक्रेन वॉर स्टार्ट होने के बाद यूरोपियन कंट्रीज ने भारत के ऊपर प्रेशर डाला था कि हम रशियन ऑयल परचेज करना बंद कर दें, लेकिन उसके बावजूद भारत आज भी रशियन ऑयल परचेज कर रहा है। ये उसी को दर्शाने के लिए बनाया गया है। हैरानी वाली बात यह है कि आज भारत दुनिया में सबसे एडवांस्ड और सस्ते स्पेस मिशन सफलतापूर्वक कर रहा है। डिजिटल पेमेंट्स में भारत दुनिया को लीड कर रहा है और नॉर्वे क्या, पूरा यूरोपियन यूनियन डिजिटल ट्रांजैक्शंस के मामले में भारत के आसपास तक नहीं है। भारत से $300-400 बिलियन के आईटी एक्सपोर्ट्स हो रहे हैं, सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट हो रहे हैं। भारत ने कोविड-19 के समय फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में अपनी इमेज को पूरी दुनिया में स्थापित किया था और कई सारे देशों को फ्री में वैक्सीन बांटी थी। लेकिन नॉर्वे के न्यूज़पेपर को अभी भी लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी एक सपेरे के देश को लीड कर रहे हैं और उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को क्रिटिसाइज करने का ये तरीका अपनाया। अब ये तो खैर एक सेक्शन है जो भारत और हमारे प्रधानमंत्री मोदी की बदनामी करता है, लेकिन जहां तक बात है नॉर्वे की सरकार की, उनको पता है कि भारत की क्या स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है।
प्रधानमंत्री मोदी कैसे लीडर हैं, इसलिए नॉर्वे ने ही प्रधानमंत्री मोदी को ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेन ऑर्डर ऑफ मेरिट अवार्ड से सम्मानित किया है, जो नॉर्वे का सबसे हाईएस्ट ऑनर है। इसके साथ ही नॉर्वे के प्राइम मिनिस्टर जोनास गाहर स्टोरे ने प्रधानमंत्री मोदी को रिसीव करने के लिए खुद ही एयरपोर्ट के ऊपर आए थे। इन्हें पता है कि 40 से ज्यादा साल हो गए हैं, किसी भी इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने इनका इनविटेशन एक्सेप्ट नहीं किया है, और प्रधानमंत्री मोदी नॉर्वे आकर जो एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं उसकी भारत से ज्यादा नॉर्वे को जरूरत है। आलोचना करना समझ आता है, लेकिन भारत की इमेज को लेकर एक सपेरे वाला देश होने का स्टीरियोटाइप बनाना, ये साफ तौर पर रेसिज्म है और भेदभाव करना है, जिसका कड़े शब्दों में विरोध होना चाहिए। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और ताइवान को लेकर। हम सब में से किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि ताइवान के इलेक्शंस में चाइना से बड़ा मुद्दा भारत का बन जाएगा। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज आ रही है कि ताइवान में इंडियंस को लेकर एक बड़ी कंट्रोवर्सी और एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ताइवान की काओसियूंग सिटी में लोकल इलेक्शंस हो रहे हैं, जिनमें अब भारत के नाम के ऊपर विरोध स्टार्ट हो गया है। काओसियूंग सिटी के इलेक्शंस में ली हुंगी नाम के कैंडिडेट ने अपने इलेक्शन कैंपेन में कुछ पोस्टर्स और बिलबोर्ड रिलीज किए हैं, जो न सिर्फ ताइवान और भारत बल्कि पूरी दुनिया में वायरल हो रहे हैं। ली हुंगी ने अपने पोस्टर और बिलबोर्ड्स में इंडियन फ्लैग, भारत के झंडे और पगड़ी पहने एक इंडियन आदमी की इमेज को बनाया है एंड उसके ऊपर बैन का साइन लगाया है। यानी मैसेज दिया जा रहा है कि अगर वो इलेक्शंस जीत जाता है तो ताइवान में भारत के इमिग्रेंट्स और भारत के वर्कर्स को ताइवान के अंदर एंटर होने से रोका जाएगा। काओसियूंग सिटी काउंसिल के लोकल इलेक्शंस इस साल नवंबर महीने में होने वाले हैं, लेकिन ली हुंगी ने 5-6 महीने पहले ही पब्लिसिटी और पॉपुलैरिटी गेन कर ली है। ली हुंगी एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के रूप में इलेक्शन लड़ रहा है और इसका कहना है कि वो ओवरऑल सभी माइग्रेंट वर्कर्स के खिलाफ नहीं है, लेकिन ताइवान गवर्नमेंट एक पॉलिसी ला रही है जिसमें भारत से इमिग्रेंट ताइवान लाए जाएंगे, वो उसका विरोध करता है। दरअसल ताइवान की गवर्नमेंट ने भारत के साथ लेबर एग्रीमेंट साइन किया है और रिपोर्ट्स के मुताबिक पहले फेज में अराउंड 1000 इंडियन वर्कर्स ताइवान लाए जाएंगे, जो ताइवान के मैन्युफैक्चरिंग, एग्रीकल्चर और एल्डरली केयर सेक्टर्स में काम करेंगे। लेकिन ये एग्रीमेंट अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। उससे पहले ही ताइवान की कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिशियंस और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ने इंडियंस को लेकर प्रोपेगेंडा फैलाना शुरू कर दिया है और इसका विरोध किया जा रहा है। एक कैंपेन चलाया जा रहा है जिसमें दावा किया जा रहा है कि इंडियन वर्कर्स ताइवान आएंगे तो वहां पर क्राइम बढ़ेगा, क्योंकि भारत में रेप ज्यादा होते हैं, इसलिए ताइवान की वुमेन सेफ्टी का इशू होगा। यानी ताइवान में महिलाओं की सुरक्षा के साथ मसला हो जाएगा और लोकल जॉब्स भी वहां पर खत्म हो जाएंगी। ताइवान में भारत के क्राइम डेटा को मिसकोट करके फेक प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। हालांकि ये भी सच है कि ताइवान के अंदर कई सारे पॉलिटिशियंस ऐसे भी हैं जो चाहते हैं कि भारत के साथ कोऑपरेशन और भी मजबूत हो। ताइवान की करंट गवर्नमेंट का स्टैंड देखें तो रूलिंग गवर्नमेंट इंडिया के साथ रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग करना चाहती है। चाइना के प्रेशर के बीच ताइवान एक्टिवली इंडिया के साथ ट्रेड, टेक्नोलॉजी और लेबर के मामले में कोऑपरेशन मजबूत करने की कोशिश भी कर रहा है। अब देखा जाए तो ताइवान को सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री और अपनी फैक्ट्रीज के लिए स्किल्ड वर्कर्स की जरूरत है, इसलिए इंडिया के साथ इन्होंने लेबर डील साइन की थी। ताइवान के लेबर मिनिस्ट्री ने भी अपनी तरफ से क्लैरिफिकेशन देते हुए कहा कि इंडियन वर्कर्स को प्रॉपर वेरिफिकेशन और रूल्स के थ्रू ही लाया जाएगा। और कई सारे ताइवान एक्सपर्ट्स और ताइवान में जो भारत के सपोर्टर्स और समर्थक हैं, उन्होंने भी सोशल मीडिया के ऊपर बोला है कि एक लोकल कैंडिडेट के रेसिज्म को पूरे ताइवान का व्यू नहीं माना जाए। वैसे यहाँ पर इंडियंस के खिलाफ रेसिज्म तो एक फैक्टर है ही, लेकिन चाइना के एंगल को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता है। ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ताइवान में जो भारत विरोधी सेंटीमेंट पिछले कुछ महीनों से धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है, उसके पीछे चाइना हो सकता है, ताकि भारत और ताइवान के बीच ज्यादा करीबी संबंध ना बने। इसलिए हो सकता है कि चाइना इस तरह के प्रोपेगेंडा और कैंपेन्स को ताइवान के अंदर फंड कर रहा हो। आपको क्या लगता है कि क्या इसके पीछे चाइना हो सकता है? हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है बांग्लादेश से। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज आ रही है कि बांग्लादेश के चट्टोग्राम में वहां पर जो भारत का असिस्टेंट हाई कमीशन है, उसकी बिल्डिंग के अंदर एक इंडियन डिप्लोमेट की मौत हो गई है। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडियन डिप्लोमेट का नाम नारेन धर बताया जा रहा है और इनकी उम्र 38 साल की थी और ये इंडियन हाई कमीशन में असिस्टेंट प्रोटोकॉल ऑफिसर की पोस्ट के ऊपर थे। बताया जा रहा है कि इनकी बॉडी इंडियन मिशन के प्रेमिसेस के अंदर ही मिली है। इनका शव ओल्ड वीजा सेंटर बिल्डिंग के 2nd फ्लोर के ऊपर एक डेटा एंट्री रूम के बाथरूम के बाहर पड़ा हुआ मिला था। बांग्लादेश पुलिस और लोकल मीडिया के मुताबिक सुबह जब एम्बेसी स्टाफ को उनके रूम से कोई रिस्पांस नहीं मिला तो फिर बांग्लादेश की पुलिस को इन्फॉर्म किया गया और उसके बाद बॉडी रिकवर की गई। फिलहाल बॉडी को चट्टोग्राम मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल भेजा गया है, जहां पर पोस्टमार्टम किया जा रहा है और वीडियो रिकॉर्ड करते समय तक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है और एग्जैक्ट कॉज ऑफ डेथ का इंतजार किया जा रहा है।
अभी तक जो इनिशियल इन्फॉर्मेशन सामने आई है उसके मुताबिक बांग्लादेश पुलिस का कहना है कि फर्स्ट इंप्रेशन में तो ये कार्डियक अरेस्ट का केस लग रहा है, लेकिन ऑफिशियली जब तक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं आ जाती है तब तक कुछ भी कंफर्म नहीं किया जा सकता है। यहाँ तक अगर आपने हमारी वीडियो देख ली है तो इसका मतलब है कि आपको हमारी ये वीडियो काफी अच्छी लगी होगी। भारत की फॉरेन पॉलिसी, हमारी अर्थव्यवस्था और डिफेंस से संबंधित काफी सारी इंपॉर्टेंट न्यूज होती हैं जो बाकी चैनल्स कवर नहीं कर रहे हैं या फिर बाकी चैनल्स मिस कर देते हैं। हम वो सारी इंपॉर्टेंट न्यूज कवर करने की कोशिश करते हैं। प्रॉब्लम ये है कि अब हम चीज़ों को थोड़ा और प्रोफेशनल लेवल के ऊपर लेना चाहते हैं, टीम को बड़ा करके चैनल के ऊपर अपग्रेड्स करना चाहते हैं ताकि और भी बेटर और प्रोफेशनल वीडियोस आपके लिए हम लाते रहें। हम चाहते हैं कि बेटर रिसर्च करके ग्लोबल थिंक टैंक्स की रिपोर्ट्स, इंटरनेशनल पॉलिसी पेपर्स और ग्लोबल लेवल के ऊपर भारत के लिए कौन सी चुनौतियां आ रही हैं उसको डिटेल में स्टडी करके आप तक और बेटर तरीके से पहुंचाया जाए। इसके लिए हमें रिसर्च, एडिटिंग और कंटेंट क्वालिटी को इम्प्रूव करना होगा और उसके लिए टीम भी एक्सपैंड करनी होगी। ऑनेस्टी के साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे पास इस चैनल को नेक्स्ट लेवल के ऊपर लेने के लिए जुनून और जज्बा ये दोनों ही हैं। एक दिशा भी है जिसकी तरफ हम आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन फंड्स की कमी आ रही है। हमें बस आपके सपोर्ट की जरूरत है जो आप हमारे चैनल का मेंबर बनकर हमें दिखा सकते हैं। हमने इंडियन अफेयर्स चैनल के ऊपर मेंबरशिप स्टार्ट कर दी है और मेंबरशिप को ज्वाइन करने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, जहां से आप बहुत ही आसानी से चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। एंड ऐसा नहीं है कि आपको चैनल मेंबर बनने का कोई भी बेनिफिट नहीं होगा। चैनल मेंबर्स के लिए, यानी कि जो भी लोग ज्वाइन करते हैं, हम उनके लिए हर हफ्ते 3 से 4 स्पेशल मेंबर्स ओनली वीडियोस लाते रहेंगे, जिसमें हम ग्लोबल थिंक टैंक्स, इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स और डिटेल जियोपॉलिटिकल एनालिसिस को शेयर करेंगे, जो अक्सर इंटरनेशनल रिपोर्ट्स, रिसर्च पेपर्स और एक्सपर्ट डिस्कशंस पे मिलते हैं। लेकिन जो हमारी नॉर्मल वीडियोस होती है उनमें उसको डिटेल में कवर करना काफी मुश्किल हो जाता है। बाकी जो नॉर्मल वीडियोस हमारे चैनल के ऊपर अभी आ रही हैं वो सब व्यूवर्स के लिए आती रहेंगी, लेकिन जो लोग चैनल को ज्वाइन करते हैं उनके लिए स्पेशल कंटेंट आएगा। आई होप आप लोग मेंबरशिप को ज्वाइन करके हमें सपोर्ट करेंगे ताकि हम आपस में एक साथ मिलकर इस चैनल को नेक्स्ट लेवल के ऊपर ले जाएं। ज्वाइन करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जय हिंद, वंदे मातरम।